वेलकम टू एडू जोश। एडू जोश में आप सभी लोगों का स्वागत है। इतिहास का ये भाग 7 है। इसमें हम प्राचीन भारत में गुप्त साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, गुप्त साम्राज्य से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। चलिए पूरी वीडियो को देखिएगा ध्यान से। चलिए स्टार्ट करते हैं। गुप्त साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र में। ठीक है, गुप्त वंश। अब गुप्त साम्राज्य की बात होगी तो गुप्त वंश का कोई संस्थापक होगा, तो इसके जो संस्थापक थे वो श्री गुप्त। गुप्त साम्राज्य का उदय जो है कौशाम्बी में हुआ था, प्रयाग के निकट, और ये कौशाम्बी उसी के पास पड़ता है जहाँ पर गुप्त साम्राज्य का उदय हुआ। प्रथम महान सम्राट गुप्त साम्राज्य का कौन था? चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, ये 320 ईस्वी में गद्दी पर बैठा था। चंद्रगुप्त प्रथम ने गुप्त संवत की शुरुआत की थी। ठीक है, किसकी शुरुआत की थी? कौन से संवत की? गुप्त संवत की। ये 319-20 ईस्वी में की थी। और चंद्रगुप्त प्रथम ने लिच्छवी की राजकुमारी जो है वो कुमार देवी से शादी की और उसके बाद अपने राज्य का विस्तार किया। उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम का उत्तराधिकारी समुद्रगुप्त बना, जो 335 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। आगे देखिए, समुद्रगुप्त प्रथम ने आर्यावर्त के 9 जगहों पर और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। और आर्यावर्त के 9 शासकों को और दक्षिणावर्त के 12 शासकों को हराया था। और इसी के बाद समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाने लगा था इसी वजह से। तो सवाल ये भी पूछा जाता है कि भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त विष्णु का उपासक था। जैसे कि देखिएगा, आपको आगे मैं बताऊंगा कि ये पूरा जो है वैष्णव धर्म के लोग थे ये सारे। ठीक है, उसके बाद हरिसेन जो है वो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। कवि के बारे में पूछा जाएगा कि समुद्रगुप्त का दरबारी कवि, यहाँ पे कवि टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इस तरह से दिख रहा है ये। उसके बाद हरिसेन समुद्रगुप्त का दरबारी कवि था। समुद्रगुप्त संगीत का प्रेमी था। ठीक है, तो समुद्रगुप्त को अश्वमेध कर्ता और विक्रमांक की उपाधि मिली थी। ठीक है, आगे देखते हैं। समुद्रगुप्त को कविराज भी कहा जाता था। और समुद्रगुप्त का जो उत्तराधिकारी था वो चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य कहते हैं। विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है चंद्रगुप्त द्वितीय को। चंद्रगुप्त द्वितीय ने 380 ईस्वी में राजगद्दी संभाली। और जो चीनी यात्री, जिसके बारे में अक्सर सवाल पूछा जाता है, चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में आया, तो चीनी यात्री फाहियान जो है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में आया था भारत में। और फाहियान जो है ये चीनी यात्री किस धर्म को मानता था, तो बौद्ध धर्म को मानता था। उसके बाद चंद्रगुप्त द्वितीय ने शकों को हराया था। ठीक है, शक राजाओं को हरा दिया था। आगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में कालिदास, जो कि संस्कृत भाषा के कवि थे, वो इसी के काल में थे, शासनकाल में। आयुर्वेद का जो ज्ञाता था धन्वंतरी, वो भी चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में था। उसके बाद विष्णु शर्मा, जो वो भी इसी के शासनकाल में थे, और उनके द्वारा लिखी गई पुस्तक जो है वो पंचतंत्र, जो कि संस्कृत भाषा में है। और ये जो विष्णु शर्मा द्वारा लिखी गई पुस्तक पंचतंत्र है, इसको संसार का सबसे प्रचलित ग्रंथ माना जाता है। आर्यभट्ट, ब्राह्महीर, ब्रह्मगुप्त, वात्स्यायन और ये जैसे जितने भी विद्वान थे, ये सारे चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में ही रहते थे। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय का, आर्यभट्ट के बारे में देखिए, इन्होंने जीरो सिद्धांत पे की वो खोज की। उसके बाद इन्होंने पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है, इस बारे में इन्होंने बताया सबसे पहले कि पृथ्वी जो है वो सूर्य के चारों तरफ घूमती है। उसके बाद इससे चंद्रगुप्त द्वितीय का उत्तराधिकारी कौन बना? कुमारगुप्त प्रथम। ठीक है, आगे देखिए, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय को की स्थापना की। बहुत ही महत्वपूर्ण विश्वविद्यालय था, पहले प्राचीन विश्वविद्यालय है जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय। कुमारगुप्त एक का उत्तराधिकारी कौन बना? स्कंदगुप्त। यहाँ पर क्या होता है, स्कंदगुप्त तक तो ठीक चला शासन, उसके बाद जो है वो गुप्त साम्राज्य का जो शासन है वो मतलब उस तरह से प्रगति में नहीं दिखा। उसके बाद यहाँ से इसका पतन शुरू हो गया और कई सारे राजा हुए, लेकिन वो उतना संभाल नहीं पाए। तो उसके बाद आखिरी में कुछ दिनों तक भानुगुप्त ने शासन किया और कुछ दिन तक संभाल के रखा इन्होंने गुप्त वंश को। उसके बाद इनका सब कुछ खत्म हो गया, इनके गुप्त साम्राज्य का। और गुप्त साम्राज्य की सबसे बड़ी जो प्रादेशिक इकाई थी वो देश
कहलाती थी, और देश पर जो शासन करने वाले होते थे उनको गोप्ता कहते थे। ठीक है, जो दूसरी इकाई है उसको भुक्ति कहते थे, दूसरी जो सबसे बड़ी इकाई थी वो भुक्ति, और इस पर जो शासन करते थे वो उपरिक कहलाते थे। सबसे छोटी इकाई जो है वो ग्राम कहलाती थी। ठीक है, आगे देखिए, गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र, गुप्त काल में सबसे महत्वपूर्ण व्यापार का केंद्र जो है वो उज्जैन था। गुप्त काल में वेश्यावृत्ति करने वाली महिला को गणिका कहते थे, और जो वृद्ध वेश्या होती थी उनको कुटनी कहते थे। ठीक है, कुटनी। गुप्त काल में सबसे ज्यादा सोने की मुद्रा जारी की गई, और गुप्त साम्राज्य में के सभी सम्राट जो है वो वैष्णव धर्म से संबंध रखते थे। और जो झांसी का दशावतार मंदिर है, ठीक है, वो गुप्त काल का महत्वपूर्ण अवशेष है जो वैष्णव धर्म से संबंधित है, जो वैष्णव धर्म से संबंध रखता है। ठीक है, तो ये मंदिर है जो दशावतार मंदिर है। पूछा जा सकता है कि ये झांसी में जो दशावतार मंदिर है या किस राज्य से रिलेटेड है, तो ये गुप्त साम्राज्य से है। ठीक है, गुप्त वंश से है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। ठीक है, थैंक यू सो मच।